Hello everyone, my name is Avinash Kumar Yadav and I welcome all of you to the official YouTube channel of LawPrep Tutorials। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्सन को 24 डेज तक इलीगली डिटेन करने की वजह से 11 लाख रुपीस कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया है। ये केस बात करता है इंडिया में इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट्स के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस टॉक अबाउट द केस। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये डिस्कोर्स शुरू होता है 1967 से, जहां पे दाऊ दयाल नाम के पर्सन को कन्विक्ट किया जाता है एक क्रिमिनल केस के अंदर और इनको 4 साल की सजा दी जाती है और वो भी रिगरस इम्प्रिजनमेंट के फॉर्म में, जिसका मतलब है एक पर्सन को इम्प्रिजन तो किया ही जाएगा बट उसके साथ साथ ही उनको हार्ड लेबर क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा ड्यूरिंग द इम्प्रिजनमेंट टाइम पीरियड। लीगल प्रोसीडिंग्स इनके सेंटेंस को लेकर के और इनके पैरोल की रिक्वेस्ट को लेकर के क्या करती रहती हैं, चलती रहती हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें पैरोल के मतलब की, तो पैरोल का मतलब होता है किसी पर्सन को टेम्पररीली रिलीज करना, मे बी ड्यू टू सम सिचुएशन। अब फाइनली दाऊ दयाल क्या करते हैं, परमानेंट पैरोल सीक करते हैं। परमानेंट पैरोल का यहाँ पे मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म या फिर इनडेफिनेट रिलीज होना किसी का, लॉन्ग टर्म या फिर इनडेफिनेट टाइम पीरियड तक किसी का रिलीज होना जेल से। बट ऐसा होता है विथ सर्टेन कंडीशंस कि वो इंसान दोबारा क्राइम नहीं कमिट करेगा, पुलिस स्टेशन में आकर के रिपोर्ट करेगा, अपने एड्रेस को बिना इन्फॉर्म किए कोर्ट को चेंज नहीं करेगा, या फिर एनी अदर कंडीशन जो कि कोर्ट प्रिस्क्राइब कर सकती है। इसके बाद नवंबर 5, 2024 को राजस्थान हाईकोर्ट ने यहां पे दाऊ दयाल के फेवर में रूल किया। बेसिकली इसका मतलब है कि इनको परमानेंट पैरोल जो है वो ग्रांट कर दी गई। कंडीशन जो इंपोज करी गई वो ये थी कि इनको रिलीज कर दिया जाए पर्सनल बॉन्ड और श्योरिटी फर्निश करने के बाद। पर्सनल बॉन्ड क्या है, एक रिटन अश्योरेंस है जो भी प्रिजनर है उसके द्वारा, राइट। श्योरिटी के बारे में अगर हम बात करें तो एक दूसरा पर्सन क्या करता है, गारंटी लेता है ऐसे केस में कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस कोर्ट ने ले डाउन करी हैं उनको फॉलो किया जाएगा जिस पर्सन को रिलीज किया जा रहा है उसके द्वारा। दूसरा, दाऊ दयाल ने जो भी कंडीशंस यहां पे लगाई गई थी हाई कोर्ट के द्वारा उन सबको क्या किया, फॉलो कर लिया इमीडिएटली, राइट। अब इन्होंने, इनके ऊपर अगर कंडीशंस इंपोज करी गई और इन्होंने ऑर्डर को अगर तुरंत फॉलो कर लिया तो आइडियली क्या होना चाहिए, ऑर्डर को इमीडिएटली इन्फोर्स करना चाहिए था, मतलब इनकी रिलीज जो है वो हो जानी चाहिए थी। अब इस केस में यह भी एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेट है, यहां पे स्टेट ने इनकी रिलीज के अगेंस्ट कोई भी स्टे ऑर्डर भी ऑब्टेन नहीं किया जिससे वो इनकी रिलीज को क्या कर सके, रोक सके। अब फाइनली अगर हम देखते हैं जिस्ट ऑफ द मैटर, इस केस को डिटेल में क्या क्या चीजें हैं, तो हमें यहां पे सारी टाइमलाइन देखने को मिलती है। क्रिमिनल केस रजिस्टर करा गया दाऊ दयाल के अगेंस्ट 1967 में। इनको 1988 में क्या करा गया, कन्विक्ट कर दिया गया और इनको सजा सुनाई गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने इनके कन्विक्शन को सही पाया 2021 में। इन्होंने परमानेंट पैरोल के लिए अप्लाई किया दिसंबर 2023 में। पहले एक बार इनकी पैरोल को रिजेक्ट कर दिया गया और राजस्थान हाईकोर्ट ने नवंबर 2024 में विथ कंडीशंस इनकी रिक्वेस्ट को मान लिया। दाऊ दयाल ने जो भी कंडीशंस इनके ऊपर इंपोज करी गई थी विथ रिस्पेक्ट टू पर्सनल बॉन्ड एंड श्योरिटी, वो सारी इन्होंने फुलफिल कर दी। उन कंडीशंस को फुलफिल होने के बाद भी स्टेट ने इनको रिलीज नहीं किया। यहां से जो है वो लीगल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इनके रिलीज ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी स्टे नहीं लिया गया था स्टेट के द्वारा। 6 दिसंबर 2024 में दाऊ दयाल ने हेबियस कॉर्पस पिटिशन फाइल किया राजस्थान हाई कोर्ट में, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं कि हेबियस कॉर्पस पिटिशन क्या होता है। हाई कोर्ट ने इनकी रिलीज को 6 दिसंबर 2024 को ऑर्डर किया। दाऊ दयाल 24 डेज तक एक्स्ट्रा जेल में रहते हैं और फाइनली इनको फिर रिलीज किया जाता है। टाइमलाइन यहां पे भी आप सारे लोग देख सकते हैं सिमिलरली जो कि दी गई है। इसके बाद 67 में क्रिमिनल केस रजिस्टर किया गया, 88 में इनको कन्विक्ट किया गया, 2021 में इनके कन्विक्शन को सही पाया गया राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा। दिसंबर में इन्होंने परमानेंट पैरोल के लिए अप्लाई किया, पहली बार वो रिजेक्ट हो गई। 5 नवंबर 2024 को इनकी रिलीज ऑर्डर कर दी गई हाई कोर्ट के द्वारा, बट स्टेट ने इनको रिलीज नहीं किया।
6 दिसंबर को इनके द्वारा हेबियस कॉर्पस पिटिशन फाइल किया गया। पिटिशनर जो है इस केस में 24 डेज तक इलीगली डिटेन्ड रहता है, क्योंकि द मोमेंट ये ऑर्डर कर दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा कि इनको रिलीज करना है, तो उसके बाद का जो भी डिटेंशन पीरियड होगा वो कैसा होगा, इलीगल डिटेंशन होगा। फाइनली 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 11 लाख रुपीस इनको ऑर्डर करे एज अ कॉम्पनसेशन। अब आप देखिए कि यहाँ पे इलीगैलिटी क्या है या फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। अब आप इस बात को समझिए कि जिस मोमेंट तक इनकी कस्टडी लॉफुल उस मोमेंट तक मानी जाएगी जिस मोमेंट तक स्टेट के पास राइट था इनको कस्टडी में या फिर डिटेंशन में रखने का, बट द मोमेंट द हाई कोर्ट ऑर्डर्ड कि इनको रिलीज कर देना चाहिए, उसके बाद इन्होंने कंडीशंस को भी फॉलो कर लिया और स्टे ऑर्डर भी ऑब्टेन नहीं किया स्टेट ने। इसका मतलब क्या ही हो सकता था कि इनको आइडियली रिलीज कर देना चाहिए था इस टाइम पीरियड पे, जो कि नहीं हुआ। अब यहां से आगे का जो टाइम पीरियड होगा ये क्या होगा, ये अनलॉफुल डिटेंशन है, जो कि इस केस में कितने दिन तक था, 24 डेज तक हमें देखने को मिलता है इस केस में। हर दिन जो जेल में स्पेंड किया गया है कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद, वो क्या है, वहां पे कोई भी लीगल बैकिंग नहीं थी इस स्टेट के एक्शन की। अब ऐसे केसेस में जहां किसी पर्सन को इलीगली डिटेन कर लिया गया है, उस केस में क्या किया जा सकता है, अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिट्स को के बारे में प्रोवाइड करता है, जहां पे कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है जहां पे उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है। और सिमिलरली कोई पर्सन हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है जहां पे किसी एक इंसान के लीगल राइट और फंडामेंटल राइट दोनों में से किसी को वायलेट किया गया है उस केस में। ठीक है, अब ये जो रिट्स हैं, अगर आप देखेंगे आर्टिकल 32 रीड्स एज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एंड दिस आर्टिकल वाज आल्सो कॉल्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसलिए क्योंकि ये जो यहाँ पे प्रोविजंस है ये आपको रेमेडी प्रोवाइड करते हैं अगर आपके कोई भी राइट का वायलेशन होता है तो इस केस में। अब रेमेडी जो है उन्हीं में से हम देखें तो एक है आपका हेबियस कॉर्पस पिटिशन, जिसके अंदर ये पहले टाइप की आपकी रिट है जिसमें कोई पर्सन जिसको इलीगली डिटेन किया गया है या तो वो खुद या फिर उसके वेल विशर्स पिटिशन फाइल कर सकते हैं, रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं टू हैव द बॉडी ऑफ, और बेसिकली मीनिंग कि उस इंसान को कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किया जाए जिसको इलीगली डिटेन किया गया है। इंटरेस्टिंगली ये एक ऐसी रिट भी है जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी मेंटेनेबल है, विच बेसिकली मीन्स कि अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने भी किसी को बिना लीगल बैकिंग के अगर डिटेन कर लिया है तो उनके अगेंस्ट भी इस रिट को इशू किया जा सकता है बाय सुप्रीम कोर्ट और बाय द हाई कोर्ट। तो इसी को आपको क्या रेफर किया गया है, द ग्रेट रिट ऑफ लिबर्टी हेबियस कॉर्पस को इस नाम से यहाँ पे बुलाया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस क्या हैं, इस बात को समझिए। डज कंटिन्यूड इनकार्सरेशन आफ्टर जुडिशियल रिलीज ऑर्डर वायलेट्स आर्टिकल 21? क्या जो इनको इम्प्रिजन करा गया, इनकार्सरेशन का मतलब यहाँ इम्प्रिजनमेंट से है बेसिकली, जो इनको इम्प्रिजन रखा गया रिलीज ऑर्डर के बाद भी, क्या वो इनके आर्टिकल 21 का वायलेशन है? आर्टिकल 21 से किसी भी पर्सन के राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट फॉर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। नाउ लॉ सेज इफ द हाई कोर्ट हैज ऑर्डर्ड फॉर रिलीज ऑफ दिस पर्सन नेम्ड दाऊ दयाल, दिस पर्सन शुड हैव बीन रिलीज्ड। तो क्या उस टाइम पीरियड के बाद क्या उनके आर्टिकल 21 का वायलेशन है? दूसरा, इस केस में स्टेट का जो डिफेंस था या जो उन्होंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिया वो ये लिया कि स्टेट कंटेम्पलेट कर रहा था कि इस केस में क्या करना है, इसीलिए रिलीज में डिले हो गया। तो क्या ब्यूरोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज जो है क्या वो जस्टिफाई करते हैं किसी भी पर्सन की इंडिविजुअल लिबर्टी के इन्फ्रिंजमेंट को? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के पास ये पावर है कॉम्पनसेशन देने का जहां पे अनलॉफुल डिटेंशन हुआ है किसी भी पर्सन का स्टेट एक्शन के द्वारा? अब अगर हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग बात करें तो आर्टिकल 21 जो है आपका, वो कहता है नो पर्सन, किसी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जा सकता उनकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से एक्सेप्ट जो लीगल प्रोसीजर स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, अब अगर मान लो हम देखें तो अगर किसी इंसान को इलीगली डिटेन किया गया है, दैट मीन्स कि उनका डिटेंशन जो है वो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के हिसाब से नहीं है। इसका मतलब ये उनके आर्टिकल 21 का क्या होगा, वायलेशन होगा। जो हमारा सबसे पहला सवाल था उसका हमें जवाब तो मिल गया है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 21 को
एक्सप्लेन करने के लिए मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को हम लोग यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। इस केस में मेनका गांधी जी का जो पासपोर्ट है वो क्या कर लिया गया था, कन्फिस्केट कर लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा इस केस में। तो यहां क्वेश्चन ये उठा कि जिस प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ की वजह से किसी की लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, क्या वो कोई भी लीगल प्रोसीजर हो सकता है या फिर जरूरी है कि वो एक फेयर प्रोसीजर हो। तो अगर आप यहां पे देखें तो ये बताया गया कि जो लीगल प्रोसीजर होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। राइट, फेयर का मतलब यहां पे ये है कि इम्पार्शियल होना चाहिए। राइट, जस्ट यहां पे इंडिकेट करता है जस्टिस को, रीजनेबल मींस दैट इट शुड बी अ लॉजिकल डिसीजन, आर्बिट्ररी का मतलब है कि यहां पे कोई भी अननेसेसरी डिस्क्रिशन या फिर चॉइस किसी के द्वारा एक्सरसाइज नहीं की गई है, क्योंकि जहां पे चॉइस आ जाएगी डिसीजन लेने की वहां पे जनरली आर्बिट्ररीनेस हमें देखने को मिल सकती है, इररेशनैलिटी हमें देखने को मिल सकती है। राइट, ये एक बहुत ही लैंडमार्क केस है जिसको लेकर के आप सारे लोग अवेयर रहना है। ये बताया गया कि आर्टिकल 21 सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लिबर्टी की बात नहीं करता, बट ह्यूमन डिग्निटी के साथ सबको जीने का अधिकार देता है या फिर हमें राइट देता है। सिमिलरली सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस के बारे में अगर हम बात करें, सुनील बत्रा जो कि एक प्रिजनर हैं, इन्होंने एक लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को इनह्यूमन ट्रीटमेंट जो होता है प्रिजन्स में उसके बारे में। ये एक पीआईएल केस है, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केस। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे ये बोला कि प्रिजनर्स का जो फंडामेंटल राइट है वो ऑटोमेटिकली लूज नहीं हो जाता सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जेल के अंदर है या फिर वो प्रिजन के अंदर है। राइट, प्रिंसिपल ये बताया गया कि ह्यूमन डिग्निटी, फेयर ट्रीटमेंट और क्रूएल इनह्यूमन या डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट के अगेंस्ट आपको राइट्स मिले हुए हैं जो कि आर्टिकल 21 के अंदर प्रोटेक्टेड हैं। इस केस ने क्या करा, प्रिजनर्स के राइट्स के बारे में एक्सटेंसिवली बात करी और डिस्कशन किया। चार्ल्स ओबराज केस में अगर आप देखते हैं तो इस केस में भी जो कि फॉरेन नेशनल है और इस केस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो प्रोविजन है, राइट, इसके अगेंस्ट बातचीत करी गई और यहां पे ये बोला गया कि अगर किसी पर्सन की लिबर्टी जो है अगर आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, किसी पर्सन को इनह्यूमैन कंडीशन से अगर आप सब्जेक्ट कर रहे हो तो वो उनके आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। राइट, ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में डीके बासु को अरेस्ट कर लिया गया था और इनको पुलिस कस्टडी में रखा गया था। इनके साथ एलिजेडली कस्टोडियल वायलेंस हुआ जो कि इनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला कि आर्बिट्ररी मैनर में किसी तरीके का अरेस्ट या फिर डिटेंशन वो वायलेट करता है आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे 11 मैंडेटरी गाइडलाइंस भी दी गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल अरेस्ट मेमो प्रिपेयर करने के लिए बोला गया, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए बोला गया, पुलिस डायरी में एंट्री करने के लिए बोला गया। राइट, रीजन बताने का राइट कि किस बात पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है, किस रीजन की वजह से आपको अरेस्ट किया जा रहा है, इसके बारे में गाइडलाइंस दी गई। जो अक्यूज पर्सन है उसका राइट दैट इज कि वो अपने फैमिली या फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करे, उसको भी यहाँ पे गाइडलाइन के रूप में प्रेजेंट किया गया। पुलिस पर्सनल जो भी अरेस्ट मेक करते हैं दे शुड ऑलवेज हैव देयर नेम प्लेट्स जिससे ये रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो ये सारी की सारी गाइडलाइंस यहाँ पे भी बताई गई जो ये बोल के रहा है कि इससे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और डिग्निटी इंश्योर होती है जहां पे भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है। अब रुदल शाह केस आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के पास कॉम्पनसेशन देने का राइट होता है ऐसे केसेस में जहां पे किसी की इंडिविजुअल लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। तो रुदल शाह केस अगर हम लोग देखें कि एक पर्सन को इलीगली 14 साल तक डिटेन किया गया और बाद में कोर्ट के द्वारा उनको अक्विट कर दिया गया। इस केस में यह होल्ड किया गया कि इलीगल डिटेंशन आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है और किसी को 14 इयर्स तक अगर आप जेल में रख करके रिलीज कर देते हो तो ये सॉल्यूशन नहीं है, ये रेमेडी नहीं है। और कॉम्पनसेशन यहां पे देने की बात करी गई आर्टिकल 32 के अंदर और ये सबसे पहला केस था जहां कॉम्पनसेशन अवार्ड किया गया था फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट्स की आपके यहां से बेसिकली एक तरीके से शुरुआत होती है। अप्रोक्सीमेटली द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन दैट वाज गिवन वाज अराउंड 30,000 रुपीज इन रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। भीम सिंह केस में हम लोग देखते हैं, राइट, भीम सिंह केस क्या है आप सारे लोगों को पता होगा, आपने टॉर्ट लॉ के अंदर भी कवर किया होगा
सो भीम सिंह केस के अंदर अगर आप समझें, भीम सिंह वाज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट, जो कि जा रहे थे लेजिस्लेटिव असेंबली अटेंड करने, और इनको क्या किया गया, इनको डिटेन कर लिया गया, और इनका डिटेंशन ऑर्डर जो था वो इलीगल था। इलीगल डिटेंशन क्या करता है, आर्टिकल 21 को वायलेट करता है, और ऐसे केसेस में विक्टिम एंटाइटल्ड है कॉम्पनसेशन को लेकर के। कॉम्पनसेशन अवॉर्ड किया जा सकता है ऐसे केसेस में, कहां, आर्टिकल 32 के हिसाब से। इस केस ने दोबारा कॉम्पनसेशन, जहां पे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ऐसे केसेस में क्या करा, इस प्रिंसिपल को स्ट्रेंथन करा इंडिया में। ये केस जो है अगर आप देखें, दिस इज आल्सो रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंजूरिया साइन डैमनम, जो कि आपको टॉर्ट लॉ के अंदर देखने को मिल सकता है, वेयर there is violation of legal rights but there is no actual or physical damage to a person, but still they are granted compensation since their right has been violated. This is also in line with the principle of ubi jus ibi remedium, जो ये कहता है कि where there is right there is a remedy। अगर आपको कोई राइट दिया गया है और अगर आप उसको, उस राइट को अगर कोई वायलेट करता है, तो उस केस में आपके पास रेमेडी होनी चाहिए। Hence, the amount of compensation that was granted in Bhim Singh case was approximately 50,000 rupees. Lastly, अगर हम देखें नीलाबाती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट केस रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय स्टेट एक्टर्स। नीलाबाती बेहरा के सन को पिक कर लिया गया पुलिस के द्वारा और उनकी कस्टडी में डेथ हो गई। डेथ जो है वो कस्टोडियल वायलेंस और पुलिस की नेग्लिजेंस की वजह से हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड करा कि कस्टोडियल डेथ क्या करती है, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 को वायलेट करती है और स्टेट वाइकेरियसली लायबल है अपने सर्वेंट्स के एक्ट के लिए। कॉम्पनसेशन यहां पे ग्रांट करा गया अंडर आर्टिकल 32, और इस केस ने भी रिकॉग्नाइज करा कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए कॉम्पनसेशन ग्रांट किया जा सकता है। और एक तरीके से अगर आप देखो तो नीलाबाती बेहरा केस में यह बात बताई गई कि इवन दो जनरली आपको यहां पे वाइकेरियस लाइबिलिटी के अंदर स्टेट की जो लाइबिलिटी है उसको हम पढ़ते हैं कि क्या स्टेट लाइबल हो सकता है, तो यहां पे यह बताया गया कि जहां पे वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, ऐसे केस में स्टेट क्या होगा, स्टेट विल बी हेल्ड लाइबल टू कॉम्पनसेट। स्टेट लाइबल होगा कॉम्पनसेट करने के लिए अपने एम्प्लॉइज के एक्ट्स के लिए। The amount of compensation that was given in this case was around 1.5 lakhs in नीलाबाती बेहरा केस। अब फाइनली अगर हम देखें जो प्रोटेक्शन का स्कोप है, राइट, जब भी किसी एक पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशन, जो किसी पर्सन को अगर इम्प्रिजन किया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उस पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन से बाहर रखा गया है, which basically ensures the idea that prisoners do not lose their fundamental rights। ठीक है, स्टेट ने यहां पे क्या आर्ग्यू किया है कि इंटरनल डिलिबरेशन, इंटरनल डिस्कशंस, ब्यूरोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कशंस, इन सब रीजंस की वजह से डिले हो गया यहां पे रिलीज में। बट सुप्रीम कोर्ट ने यहां होल्ड किया कि ये व्यू जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है और लिबर्टी किसी भी पर्सन की एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर ब्यूरोक्रेटिक डिले की वजह से कर्ब नहीं की जा सकती। फाइनली अगर हम देखें तो अगर कोई भी अगर जुडिशियल ऑर्डर आया है राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा जैसा रिलीज के लिए आया था, तो या तो आप उसमें स्टे सीक करिए या आप उसको मॉडिफाई करने के लिए सीक करिए कोर्ट जाकर के, या आप उसको सेट असाइड करवाइए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव कंटेम्पलेशन का यहां पे समय नहीं है, आपको उस ऑर्डर को फॉलो करना होगा। अब ऑर्डिनरी टॉर्ट के केसेस में अगर हम बात करें तो ये इंडिविजुअल्स या प्राइवेट एंटिटीज के बारे में होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट्स में स्टेट अथॉरिटीज क्या करती हैं, किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती हैं। ये जनरली सिविल कोर्ट्स में क्या किए जाते हैं, लिटिगेट करे जाते हैं, और ये जनरली 32 या 226 के अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में करे जाते हैं। ये एक प्राइवेट डिस्प्यूट है, ये ऐसा डिस्प्यूट है जहां पे क्या करा जा रहा है, यहां पे स्टेट या स्टेट के एक्टर्स के द्वारा किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है। तो अब देखेंगे सबसे पहले जहां पे किसी के आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है और अगर उनका इलीगल डिटेंशन हुआ है तो वो हेबियस कॉर्पस की रिट इशू करवा सकते हैं, और अगर उनको इलीगली डिटेन किया गया था तो उनको रेमेडी कहां मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट के प्रोविजन में। फाइनली हमें क्या देखने को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
दाऊद दयाल को इस केस में 11 लाख रुपीस का कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया गया, क्योंकि उनको 24 डेज तक एक्स्ट्रा इलीगली डिटेन करके रखा गया स्टेट के द्वारा यहां पे इस केस में, और उनका जस्टिफिकेशन था ब्यूरोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। तो फाइनली हम ये देखते हैं, ये केस रीस्टैब्लिश करता है आर्टिकल 21 की सुप्रीमेसी को, और ये एक विक्ट्री है आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, which gives us the right to a dignified living rather than just right to live or just a normal existence. With this, I just want to know your opinion on this. Please let me know in the comment box. If you want me to come up with more such videos, please let me know the topics. Thank you so much.